अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम एक मेजर टॉपिक रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं। ये बोर्ड है पॉइंट ऑफ व्यू से नीट एनसीईआरटी और एमडी सेट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बोर्ड है पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लिए नोट्स बनाएं, पेन ले आएँ और कॉपीज ले आएँ और अपने नोट्स बनाएं। तो हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन जो है ये आज हमारा मेजर टॉपिक है, लेकिन हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में जाने हैं। तो बेटा रिप्रोडक्शन के लिए बेटा लाइफ स्पैन, हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन का पता होना चाहिए। लाइफ स्पैन से मुराद ये होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से ले उसकी नेचुरल डेथ के दरमियान जितना अरसा वो जिंदा रहता है उसे उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ए बर्थ से ले नेचुरल डेथ के दरमियान जितना भी दौरानिया है, जितना भी पीरियड है, वो उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है। अब लाइफ स्पैन में बेटा ऑर्गेनिज्म जो होता है ये डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, स्टेजेस से गुजरता है। मसलन ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है तो ऑर्गेनिज्म साइज में छोटा होता है, उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ उसमें ग्रोथ का फिनोमिनन आता है और फिर वो मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि अब वो न्यू ऑफ स्प्रिंग जो है वो पैदा करे, यानी अपनी औलाद पैदा करे। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करते हैं बेटा। डेफिनेशन है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स सेल्फ, यानी एक जानदार एक ऐसे अमल के जरिए से नए बच्चे पैदा करता है अपने जैसे, तो उस अमल को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन में तो उर्दू में जिनसी तौलीद भी बोलते हैं। अब इसकी जरूरत है, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत है, अपनी नई नस्ल पैदा करने की जरूरत है। बेटा अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो इंडिविजुअल हो रिप्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी स्पीशीज का सर्वाइवल, मिसाल के तौर पर 100 आदमी है, अगर उनमें से कोई रिप्रोड्यूस ना भी करे यानी मैरिज ना करे या अपने नई नस्ल पैदा ना करे तो फिर भी ह्यूमन जो है वो जो प्लेनेट अर्थ से खत्म नहीं हो है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, लाइफ को जो पॉसिबिलिटी है लाइफ को प्लेनेट अर्थ के ऊपर जिंदा रखने के लिए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ या सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, उस स्पीशीज की मेंटेनेंस के लिए बेटा रिप्रोडक्शन है लाजमी होती है। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बेटा रिप्रोडक्शन ही दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमडी फैट में इससे ज्यादातर एमसीक्यू बनते हैं। तो सबसे पहले गैमेट्स की बात करते हैं। गैमेट्स बेटा वो सेल्स होते हैं जो जिनसी तौलीद में न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए चाहिए होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स जो होते हैं ये बेटा हैप्लॉइड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा गैमेट्स नहीं बनते, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं। बेटा ये गैमेट्स दो तरह के होते हैं, स्पर्म, मैन में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में ओवा प्रोड्यूस होता है और ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। इसके बाद बेटा सेल डिवीजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी हो ये थ्रू माइटोसिस होती है, इसका मतलब है इसमें मियोसिस एब्सेंट होती है, और जब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, मियोसिस के थ्रू, और ये पास्ट पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है। इसके बाद वेरिएशन, बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गैमेट्स नहीं बनते, मियोसिस नहीं होती, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती।
जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो उसमें वेरिएशंस भी, तब्दीलियां नहीं आती, और इस तरह जो नई नस्ल होती है वो हूबहू अपने वालिदैन जैसी होती है, उसमें तब्दीलियां नहीं आती। जब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम से दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होती है, वेरिएशन आती है, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, औलाद पैदा होती है, वो माँ बाप से वेरिएशन यानी थोड़ी बहुत उसमें तब्दीलियां होती हैं। इसके बाद बेटा बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इंफीरियर है, ये पुराना मेथड है रिप्रोडक्शन है। जब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एडवांस है और सुपीरियर है और बेहतर है एसेक्सुअल ही निस्बत। टाइप की बात करें तो बेटा एसेक्सुअल जो है ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म या लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये उनमें बहुत ज्यादा होती थी, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने के बराबर या बहुत कम होती थी। जब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स में ज्यादा होती है, इसलिए ये एडवांस्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। वैलिडिटी, वैलिडिटी की बात करें यानी ये मेथड अप्लाई किन पे होते हैं, तो बेटा हम मोस्टली इसमें एनिमल्स को कंसंट्रेट करते हैं। एनिमल में कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा होता है और वो कौन सा मेथड है जो कम होता है। तो बेटा एसेक्सुअल जो है ये एनिमल्स में बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ा होता है। चंद एनिमल्स होते हैं जिन्हें अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जब है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये वाइड स्प्रेड प्रोसेस है, यानी ये हर तरह है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इसके बाद फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का आपस में जुड़ना। अब जो है बेटा एसेक्सुअल में गैमेट्स बनते ही नहीं है तो जुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। जब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा फ्यूजन भी होती है। और फ्यूजन जिस अमल के तहत होती है उसे बेटा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी स्पर्म और ओवा जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उस अमल को बेटा फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जाता है। पेरेंट्स, वालिदैन, वालिदैन की तादाद, बेटा एसेक्सुअल में जो है गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते तो एक पेरेंट से भी काम चल जाता है। अब only one parent is required to produce new organism, एक ही जानदार चाहिए नया जानदार पैदा करने के लिए। जब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टू पेरेंट लाजमी चाहिए, यानी मेल और फीमेल लाजमी तौर पर चाहिए, इसमें मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और नया जानदार पैदा होता है। ऑफस्प्रिंग, बेटा जो है ये इसमें एक ही पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, तो जो औलाद होती है वो सेम होती है अपने पेरेंट से, वालिदैन से 100% मिलती है, इसमें इसमें तब्दीली नहीं आती, इसमें नो वेरिएशन। जब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो औलाद होती है ये वालिदैन से सिमिलर भी होती है और डिफरेंट भी होती है, इसमें चंद आदात होती हैं वो माँ बाप से मिलती हैं और चंद आदात जो होती हैं वो तब्दील होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और मुख्तलिफ एमसीक्यूज भी बनते हैं जो एमडी कैट में बार बार आए हुए हैं। इसके बाद बेटा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़े हैं, लेकिन वो पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी ह्यूमन ही रिप्रोडक्शन, इंसानों ही रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इंसानों में वो कौन सी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन हो बेहतर बनाती हैं। तो बेटा हर ह्यूमन की बात करें तो ये मैमल्स में सबसे एडवांस फॉर्म है, यानी ह्यूमन जो है ये जदीद मैमल्स हैं, सबसे बेटर जो है वो इंसान है। इसके बाद ये बेटा वीवी पैरस होते हैं, ह्यूमन जो है वीवी पैरस। अब वीवी पैरस की जो टर्मिनोलॉजी है वो ये बताती है इंसान हमेशा अपने बच्चों को पैदाइश करवाते हैं, पैदा करते हैं, लेकिन बर्ड एनिमल जो होते हैं ये अंडे भी देते हैं।
तो जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस हैं, ये अंडे नहीं देते बल्कि डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए बेटा इन्हें हम विविपेरस बोलते हैं। गिव बर्थ टू यंग वन, यानी ये अपनी औलाद डायरेक्ट पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बेटा हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ दो तरह है गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म और ओवा। जब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज होते हैं तो इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ये फीमेल ही बॉडी है अंदर होती है। मेल जो होता है वो अपने स्पर्म जो होता है वो फीमेल ही विजाइना में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद ये स्पर्म जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, स्विम हर है, फ्लैजिला है थ्रू, ये स्विम करते हुए ओवा है पास पहुंच जाते हैं और उसे फर्टिलाइज करते हैं। तो फीमेल ही बॉडी है अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। और फिर जो बेबी ही डेवलपमेंट है, फीटस की जो डेवलपमेंट है वो भी फीमेल ही बॉडी है अंदर होती है। और प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो बेटा इंसानों है अंदर 9 माह होता है। इसके बाद बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं पाई जाती, ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बेटा ये तीनों जो है ये एमसीक्यू आए हुए हैं पास्ट पेपर में। ह्यूमन में जो है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या नहीं होती। तो ये तीनों एमसीक्यू जो है वो एमडी पार्ट में रिपीट हुए हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ये जो गैमेट्स पैदा होते हैं, ये सेल जो पैदा होते हैं ये कितनी किस्म के होते हैं। तो टाइप्स हैं बेटा आइसोगैमेट्स, जो बेटा लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल जो होते हैं उनमें ज्यादातर जो गैमेट्स पाए जाते हैं वो आइसोगैमेट्स होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, गैमेट्स गैमेट्स ही होते हैं बेटा वो सेल जो आखिर रिप्रोडक्शन में रोल अदा करते हैं। तो ये बेटा इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम होते हैं, उन्हें मॉर्फोलॉजी भी सेम होती है और तमाम उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, जिसकी वजह से उन्हें हम आइसोगैमेट्स का नाम देते हैं। इसके बदले में जो दूसरी किस्म है वो है बेटा हेटेरोगैमेट्स। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और गैमेट्स गैमेट्स, इसमें बेटा दो तरह के गैमेट्स पैदा होते हैं। एक होता है मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होता है, इसके साथ फ्लैजिला अटैच होता है। बेटा इसमें स्पर्म की जो शेप है वो ये है, ये ओवल से शेप होता है और इसके पीछे फ्लैजिला अटैच होता है, जिसकी वजह से ये मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है। इसके अलावा ये स्मॉल इन साइज होता है। जब है फीमेल में बेटा एग सेल प्रोड्यूस होता है, या इसका दूसरा नाम ओवा भी है। तो ओवा प्रोड्यूस होता है, ये सिसाइल होता है, ये बेटा मोटाइल नहीं होता, ये इसके साथ फ्लैजिला अटैच नहीं होता, ये लार्ज इन साइज होता है और ये स्फेरिकल होता है। और ये दोनों बेटा हैप्लॉइड होते हैं, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन के अंदर बेटा 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इनके अंदर 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस तरह ये हैप्लॉइड होते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस, यानी आप सेक्स ही बेस पे, जेंडर ही बेस पे ऑर्गेनिज्म हो दो कैटेगरीज में, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला बेटा यूनिसेक्सुअल या डाइओशियस ऑर्गेनिज्म। डाइओशियस से मुराद होता है बेटा इनके अंदर दो जेंडर पाए जाते हैं और दोनों जेंडर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी उन पे एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है। जिस तरह फीमेल है तो ये मेल एक अलग जेंडर है और इस पे जो यूनिसेक्सुअल मतलब इस पे पीनस या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जब है ये फीमेल है तो फीमेल जो है ये एक अलग सेपरेट जेंडर है और इसके ऊपर वेजाइना या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पाया जाता है, यानी मेल और फीमेल दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे यूनिसेक्सुअल या
डायोशियस होते हैं। ये एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल यानी जेंडर हो अलग-अलग कर दिया। जब इससे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, जो लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही जानदार है, उस पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही जानदार पे पाए जाते हैं। तो बाई है मतलब दो, सेक्सुअल यानी दोनों जेंडर एक ही ऑर्गेनिज्म पे मौजूद है। जब एक ही जानदार है तो फिर हम उसे मोनोशियस बोलते हैं, यानी मोनो है मतलब एक ही जानदार पर दोनों सेक्स पाए जाते हैं। इसके लिए थर्ड टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती है वो है हर्मैफ्रोडाइट। ये टर्मिनोलॉजी ज्यादातर प्लांट्स में इस्तेमाल होती है, हर्मैफ्रोडाइट। तो एक ही प्लांट बॉडी है, उस पे मेल और फीमेल दोनों जो है वो पार्ट्स मौजूद हैं। अब सेम ऑर्गेनिज्म है, बोथ सेक्सेस यानी मेल और फीमेल पार्ट जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म पे मौजूद है। इसमें एग्जांपल आ जाती है बेटा टेप वर्म, राउंड वर्म और प्लांट्स। इन्हें अंदर ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोशियस होते हैं। इसके बाद ये बेटा लेस एडवांस्ड होते हैं। ये रिप्रोडक्शन ही जो टाइप है ये लेस एडवांस्ड है। अब बेटा हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े हैं, यानी इंसानों में आदमी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो निज़ाम है जिसके ज़रिए से वो नई नस्ल पैदा करता है, वो कौन सा निज़ाम है, उसके हिस्से कितने हैं, उसका फंक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी लोकेशन ये पाया कहाँ पे जाता है, तो ये बेटा पेल्विक रीजन में पाया जाता है और ये मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ह्यूमंस के अंदर सबसे ज्यादा जदीद रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ह्यूमंस के पास है। जैसा है हम पहले पढ़ लिया है, जो ह्यूमंस हैं ये मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये बेटा एमसीक्यू आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है, पेल्विक रीजन में पाया जाता है। अब पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात बेटा करें तो यहाँ पे दो तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, दो है है जो अज़ा पाए जाते हैं। उनमें एक होता है प्राइमरी जो बुनियादी रोल प्ले कर रहा होता है, बेसिक रोल प्ले करता है, और वो दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो उस बुनियादी ऑर्गन है साथ देते हैं, उसके साथ देने से ट्रांसफर ऑफ स्पर्म में रोल अदा करते हैं। तो बेटा जो प्राइमरी सेक्स यानी बुनियादी तौर पर जो चीज स्पर्म पैदा करती है मैन के अंदर वो होते हैं बेटा टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं ये गैमेटोजेनेसिस करते हैं। अब बेटा गैमेटोजेनेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अभी हमने पढ़ा हुआ है तो मैन के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और स्पर्म्स हम गैमेट्स बोलते हैं और हैप्लॉइड होता है। तो जो बेटा स्पर्म की प्रोडक्शन है ये टेस्टिस के अंदर होती है। इसके अलावा बेटा टेस्टिस में सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बेसिकली स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है उसे इनहांस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स ऐसे हार्मोन होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, जो स्पर्म काउंट को ज्यादा करते हैं। तो ये दो फंक्शन है टेस्टिस के। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्टिस के फंक्शन है एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस है या गैमेटोजेनेसिस है, और दूसरे नंबर पर सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन है। ये आगे चल है हम डिटेल से पढ़ते हैं किस तरह सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस भी हम अभी पढ़ते हैं। तो अब दूसरे नंबर पर वो जिस्म है हिस्से जो टेस्टिस से स्पर्म ले है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए हिस्से इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनमें बेटा एक्सेसरी डक्ट आ जाती हैं, वो वेसल्स जिन्हें थ्रू स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता हुआ फीमेल बॉडी में जाता है। इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब बेटा जब स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उन वेसल्स के दरमियान में से, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स,
कुछ और भी सेक्रेशन की जाती है जो है प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन स्पर्म, जिसके अंदर स्पर्म जो होता है वो फ्लोट करता हुआ फीमेल ही बॉडी में जाते हैं। तो ये जो सेक्रेशन होती है सारी की सारी ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब मेल से फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए जो एक ऑर्गन इस्तेमाल होता है मेल के अंदर वो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के अंदर बेटा पीनस होता है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का रोल अदा कर रहा होता है। तो अब हम इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो बेटा टेस्टिस जो है ये लोकेशन ये कहां पे पाए जाते हैं बेटा, ये आउटसाइड द बॉडी पाए जाते हैं, आउटसाइड द बॉडी इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में ये आउटसाइड पाए जाते हैं। अब ये जो टेस्टिस होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड होते हैं बेटा, सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंद हुए होते हैं। एक थैली होती है, थैली के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो बंद हुए होते हैं। उस टेस्टिस जिसमें बंद हुए हैं उस थैली का नाम है बेटा सखरोटम। ये बेटा टेस्टिस है दो, और टेस्टिस है नीचे ये जो बाहर थैली बनी हुई है इसे हम बोलते हैं सखरोटम। ये थैली का नाम है बेटा सखरोटम। ये बेटा एमसीक्यू आया हुआ है कि जो टेस्टिस होते हैं ये किस थैली के अंदर बंद हुए होते हैं, तो ये बेटा सखरोटम के अंदर बंद हुए होते हैं। अब सखरोटल सेप्टम, बेटा सेप्टम का मतलब होता है वाल, सखरोटल मतलब सखरोटल है अंदर एक वाल पाई जाती है जो टेस्टिस हो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। बेटा ये दो टेस्टिस है, ये जो दरमियान में दीवार है ये जो रेड कलर में शो हो रही है ये सखरोटल वाल है, ये सखरोटम हो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ये बेटा सखरोटल सेप्टम है। तो ये भी एमसीक्यू आया हुआ है कि वो कौन सी दीवार है, वो कौन सी वॉल है जो सखरोटम हो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो बेटा सखरोटम सेप्टम, सखरोटल सेप्टम। अब बेटा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सखरोटम है या टेस्टिस है ये पेल्विक रीजन में आउटसाइड द बॉडी क्यों है, ये बॉडी है इनसाइड क्यों नहीं पाए जाते। तो बेटा ये थर्मो रेगुलेशन के तौर पर इसने एक्ट करना होता है। क्यों है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब है बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो देन बॉडी टेम्परेचर बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है। तो इसलिए नेचर ने जो टेस्टिस हैं इन्हें आउटसाइड द बॉडी लटकाया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है, ये भी बेटा एमसीक्यू आया हुआ है। तो जो टेस्टिस हैं ये आउटसाइड द बॉडी क्यों होते हैं, ये थर्मो रेगुलेशन के तौर पर रोल अदा कर रहे होते हैं। इसके बाद बेटा शेप ऑफ टेस्टिस, ये बेटा ओवल शेप होते हैं, बेजवी अंडे की शेप की तरह के होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, जब है जो विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम इन्हें नंबर की बात करें तो ये बेटा पेयर ही फॉर्म में होते हैं, यानी है ये दो पाए जाते हैं नंबर के लिहाज से, टेस्टिस 1 और टेस्टिस 2, यानी दो टेस्टिस पाए जाते हैं जो है सखरोटम के अंदर बंद हुए होते हैं। अब बेटा लेयर्स ऑफ सखरोटम की बात करें तो सबसे बाहर जो है ये स्किन पाई जाती है, ये बेटा आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये सबसे बाहर पाई जाती है और हिफाजती तह जिल्द ही बनी हुई होती है और ये डार्क कलर ही होती है, यानी इसका कलर जो होता है ये डार्क हुआ होता है, इसमें पिगमेंटेशन ज्यादा हुई होती है, इसमें पिगमेंट ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये डार्क नजर आती है। दूसरे नंबर पे ये जो ब्लू कलर में लाइन मैंने ड्रा की हुई है ये है बेटा डार्टस मसल्स,
डार्टस मसल्स, ये बेटा स्मूथ मसल्स होते हैं, इनमें एबिलिटी होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब ये बेटा कंट्रैक्ट करते हैं, सुखड़ जाते हैं, तो ये जो जिल्द है ऊपर वाली जो स्किन है, इसके अंदर झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो आपको पता है टेस्टिस की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसमें झुर्रियां पड़ी हुई होती हैं, वो बेसिकली डार्टस मसल्स की वजह से पैदा होती हैं। इसके बाद अंदर वाली जो लेयर है वो है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, उसके अंदर पाया जाता है क्रिस्मेटेरिक मसल। ये दोनों मसल जो होते हैं डार्टस मसल और क्रिस्मेटेरिक मसल, ये दोनों जो है वो टेस्टिस को झुर्रियां डालने में, रिफल पैदा करने में रोल अदा कर रहे होते हैं। इसके बाद इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, तो यहाँ पे एमसीक्यू बनता है सबसे जो इंटरनल लेयर है वो कौन सी है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और सबसे बाहर स्किन पाई जाती है। अब इसमें रिफल झुर्रियां डालने वाले कौन से मसल्स हैं, वो बेटा डार्टस मसल्स और क्रिस्मेटेरिक मसल्स हैं। इन ही वजह से जो है वो मसल्स इसमें झुर्रियां पड़ती हैं। अब बेटा थर्मो रेगुलेशन में से किस तरह रोल पैदा करते हैं। अब विंटर सीजन में चूहे बाहर टेम्परेचर लो होता है, तो बाहर टेम्परेचर लो होने की वजह से इन्होंने अपना टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन करना होता है 35 पे। अब इन्हें हीट की जरूरत होती है, तो ये मसल जो होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं, सुखड़ते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्टिस होते हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं और बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं, ताकि ये बॉडी से हीट लें और अपनी जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो निजाम हो चलाएं, यानी स्पर्म पैदा होते रहें। ठीक है, जब समर सीजन आता है, गर्मियों के मौसम में जो है बॉडी है टेम्परेचर भी ज्यादा है और बाहर भी टेम्परेचर ज्यादा है, तो इन्होंने अब अपना टेम्परेचर लो करना होता है 35 पे। तो यहाँ पे ये मसल्स दोबारा रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्टिस होते हैं वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं। तो गर्मियों के सीजन में ये लटक जाते हैं और सर्दियों के सीजन में ये अपवर्ड मूव कर बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं। अब गर्मियों के सीजन में यहाँ पे पसीना भी आता है, क्यों, जितना पसीना आया उतनी इवेपोरेशन होती है, जितनी इवेपोरेशन होती है उतना टेस्टिस का टेम्परेचर लो होता है, जितना टेम्परेचर लो है 35 पे जाए ये स्पर्मेटोजेनेसिस ही जो प्रोडक्शन है स्पर्म ही वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। अब हमने पढ़ना टेस्टिस, क्यों है हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है टेस्टिस। अब टेस्टिस को मैंने यहां से निकाल है, जरा मैग्नीफाई किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा ये जो टेस्टिस है ये उसकी एक्सटर्नल वॉल है, इसके अंदर हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी बलदार ट्यूब्यूल होती हैं, उन्हें अंदर बल पड़े हुए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब बेटा हमने टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाए होते हैं, यानी ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इन्हें भी ग्रुप्स बना है हमने, उन्हें नाम दिया होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये बेटा ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस में 250 से 300 के दरमियान में होते हैं। ये बेटा एमसीक्यू आता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हैं ईच टेस्टिस में, तो ये 250 से 300 के दरमियान में पाए जाते हैं। अब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें हमने कहा हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो बेटा ब्लू कलर में शो है, नीले कलर में नजर आ रही है, ये बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। बुनियादी तौर पर जो स्पर्म पैदा होते हैं वो इन्हीं स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है वो इसी ब्लू ये कलर में जो शो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन्हें अंदर होते हैं बेटा। अब यहां पर हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकाला और उसका जो स्ट्रक्चर है उसे मैग्नीफाई किया। अब जब मैग्नीफाई किया तो इसके अंदर हमें दो तरह के सेल नजर आए।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, अंदर हमें दो तरह सेल नजर आए। सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर ये सेल अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। ये जो बाहर लेयर बनी हुई है ये वाली, इसे हम बोलते हैं बेस मेम्ब्रेन। बेस मेम्ब्रेन हमेशा एनिमल सेल्स में पाई जाती है, जहां पर एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं वहां पर बेस मेम्ब्रेन होती है। तो बेस मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो ब्लू कलर में शो हुए हैं ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, ये डिप्लॉयड होते हैं और बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस इन्हीं से होती है। अब दरमियान में यहां पर ये जो सब्ज कलर में शो हो रहे हैं बेटा ये सर्टोली सेल है। तो यहाँ पर दो तरह के सेल हैं जो बेस मेम्ब्रेन है ऊपर अरेंज हैं। पहले है जी जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स और दूसरे जो है वो सर्टोली सेल। अब बेटा जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल हैं इनसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इससे स्पर्म पैदा होने होती हैं। ये जो सर्टोली सेल होते हैं ना ये इसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब स्पर्म पैदा हो रहे होते हैं उसके दरमियान में उसे जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए वो ये सर्टोली सेल यानी नरिश द स्पर्म्स उन्हें नशोनुमा करने के लिए सर्टोली सेल जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स पैदा करते हैं। इस तरह बेटा यहाँ पर इसके अंदर ये जो खाली जहां बच जाती है, मिसाल है तौर पर ये वैसल है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी दीवारों के साथ जर्मिनल एपिथेलियल सेल है और ये सर्टोली सेल है। लेकिन ये जो दरमियान में खाली जहां बच जाती है उसे हम बोलते हैं ल्यूमन। जब स्पर्म पैदा हो जाते हैं तो स्पर्म ल्यूमन के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, खाली जहां में छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद ये स्पर्म जो होते हैं ये आगे फिर डिफरेंट वेसल्स के थ्रू आगे चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इतना ही है। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं। जब ये डिवाइड होना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है ये स्पर्मेटोजेनेसिस का फिनोमिनन शुरू हो चुका है। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मैन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मैन। आदमी है अंदर स्पर्म ही जो पैदा होने का अमल है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो बेटा जर्मिनल एपिथेलियम सेल ही लेयर है ना इसे हम स्पर्मेटोगोनियल सेल्स भी बोलती हैं। ये बेटा एमसीक्यू में आया हुआ है। जर्मिनल एपिथेलियम सेल का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियल सेल। ये डिप्लॉयड होते हैं, ये बेटा माइटोसिस करते हैं और अपने जैसे नए जर्म सेल्स पैदा करते हैं। अब इन्हें माइटोसिस करने की क्यों जरूरत पेश आई? क्यों है बेटा स्पर्म जो होते हैं ये थ्रू आउट लाइफ पैदा होने होते हैं, तो जितने ज्यादा जर्मिनल एपिथेलियम सेल होते हैं उतनी स्पर्म की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो ये खुद माइटोसिस से खुद भी जर्म सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब माइटोसिस हुई, स्पर्मेटोगोनियम बने। माइटोसिस से बेटा डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल ही बनते हैं, तो ये स्पर्मेटोगोनियम बना। अब स्पर्मेटोगोनियम में बेटा माइटोसिस हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, यानी इसमें जब यहां पर पहली दफा माइटोसिस हुई तो नए सेल्स बने। जब नए सेल्स बने तो इन्हें हमने कहा स्पर्मेटोगोनियम। अब इन्हें अंदर दोबारा माइटोसिस हुई, अब ये बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये भी डिप्लॉयड होती है, इन्हें अंदर मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 है, रिजल्ट में बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। दोबारा सुने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुई। मियोसिस 1 बेटा रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। ये एमसीक्यू आया हुआ है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? तो हाफ हो जाते हैं। ये बेटा हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। अब
मियोसिस 1 में है रिजल्ट में 2 सेल्स बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। इसका मतलब है मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होने, इससे पहले वो हाफ हो चुके हैं। तो अब मियोसिस 2 में बेटा बनते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स ये बेटा ल्यूमन है अंदर, ये जो मैंने दायरे ही शक्ल में लगाए हुए हैं ये बेटा ल्यूमन है अंदर स्पर्मेटिड पैदा हो जाते हैं। अब स्पर्मेटिड हो सर्टोली सेल जो है वो नशोनुमा करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स देते हैं नशोनुमा करते हैं तो बाद में स्पर्मेटिड मैच्योर होता है और बन जाता है स्पर्म। ठीक है, तो यहां पे बेटा बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटिड और स्पर्म। जो बेटा स्पर्मेटिड होता है ये इमेच्योर होता है, इसमें फ्लैजिला अटैच नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, जब है स्पर्म और ये इसके अलावा स्पर्मेटिड जो होता है ये स्फेरिकल होता है। जब स्पर्म की बात करें है तो ये ओवल शेप होता है, इसका जो हेड होता है वो ओवल शेप होता है, इसमें फ्लैजिला होता है, ये मोटाइल होता है, ये मैच्योर होता है। तो बेटा अब हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़े हैं, यानी वो वाले हिस्से जो प्राइमरी हिस्से का साथ देते हुए नई नस्ल पैदा करने में मदद देते हैं। तो अब बेटा इसमें आ जाते हैं रेटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडेडिमस और वास डेफरेंस। ये बेटा एक्सेसरी डक्ट है, ये चारों जो हैं ये एक्सेसरी डक्ट हैं। इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और सुपर्स ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड जो हैं ये एक्सेसरी ग्लैंड हैं। ये स्पर्म है नशोनुमा के लिए उसके अंदर सेक्रेशंस पैदा करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं ताकि जब वो स्पर्म डक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हो, मूव कर रहे हो तो उन्हें आसानी से मूवमेंट में आसानी में हो जाए, मूव हो जाए। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं ये 3-4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिल है एक रेटी टेस्टिस में ओपन होती हैं, यानी एक रेटी टेस्टिस जो है वो 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 3 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, मैच्योर स्पर्म नहीं यहाँ पे बनते, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, तो वो स्पर्मेटिड्स को लोड करवा दिया जाता है इनटू रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस आपस में कंबाइन होकर बनाती हैं वास एफरेंशिया। रेटी टेस्टिस के बाद जो पार्ट आता है, जो वेसल है, जो पहला पार्ट है वो है जी वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया है बाद जो मेन स्पर्म डक्ट है जिसे हम स्पर्म डक्ट मानते हैं, जिसके अंदर स्पर्म मूव होता है, वो होता है बेटा वास डेफरेंस। वास डेफरेंस ये बेटा मेन स्पर्म डक्ट है, मेन स्पर्म डक्ट है। ये बेटा पास्ट पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है, वो कौन सी डक्ट है, वो कौन सी वेसल है जो मेन स्पर्म डक्ट है, तो वो बेटा वास डेफरेंस है। वास डेफरेंस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल है मतलब शुरू वाला हिस्सा, वास डेफरेंस का जो शुरू वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस होता है, वास डेफरेंस का शुरू वाला हिस्सा जो है वो एपिडिडाइमस होता है। तो अब यहां से स्पर्मेटिड्स जा रहे हैं। अब यहां पे सबसे पहले सेमिनल वेसिकल आती है। ये सेमिनल वेसिकल जो है ये वास डेफरेंस के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल पेड़ ही फॉर्म में होती है, 2 इन नंबर होता है। ये बेटा एमसीक्यू आ चुका है, सेमिनल वेसिकल है नंबर कितने हैं, तो ये 2 होते हैं। इसके बाद
सेमिनल वेसिकल जो होती है, जब यहाँ पे स्पर्म आ जाते हैं, स्पर्माटिड आ जाते हैं, ये वाले स्पर्माटिड्स आ जाते हैं, तो ये एल्कलाइन सक्रीशन पैदा करता है, ये जो ऊपर से सोल्यूशन पैदा करता है और यहाँ पे वेसल है अंदर भेजता है सोल्यूशन, वो सोल्यूशन बेसिकली होता है अल्कलाइन इन नेचर, बेसिक नेचर है होता है, बेस उसमें ज्यादा होती है यहाँ पे। अब इस सोल्यूशन है अंदर बेटा फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है फ्रुक्टोज, ये बेसिकली एनर्जी दे रहा होता है। इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हो बेटा हम विटामिन सी भी बोलते हैं, विटामिन सी। अब ये भी एमसीक्यू है, एस्कॉर्बिक एसिड है, दूसरा नाम है विटामिन सी। इसके बाद यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं जो जमाने में मदद देते हैं, कोआगुलेशन करने में मदद देते हैं, उन एंजाइम को हम बोलते हैं वेसिकुलेज। वेसिकुलेज, लेज से ये एज, एज से मतलब होता है एंजाइम्स। वेसिकुलेज जो होते हैं ये बेसिकली एंजाइम होते हैं जो जमाने में मदद देते हैं। यहाँ पर अब हम स्पर्म की मोटिलिटी हो बनाते हैं। यहाँ से पहले जो होते हैं वो सिर्फ स्पर्माटिड होते हैं, यहाँ से ये सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ स्पर्माटिड्स जा रहे होते हैं, ये मैच्योर स्पर्म नहीं होते बल्कि स्फेरिकल स्पर्माटिड ही फॉर्म में होते हैं। जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं तो फिर इन्हें मोटिलिटी दी जाती है, इनके साथ फ्लैजिलम अटैच किया जाता है, फिर यहाँ पर इसके फर्टिलाइजिंग पावर को बढ़ाया जाता है ताकि ये जाहे ओवा के साथ फर्टिलाइज करे। तो ये फर्टिलाइज पावर जो है वो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल बढ़ाते हैं। तो यहाँ से बेटा ये एमसीक्यू आता है और ये एमसीक्यू आ जाता है, स्पर्म का मोटिलिटी यहाँ पे दी जाती है, तो सेमिनल वेसिकल से जब वो पास होते हैं उसके बाद ये मोटिलिटी शो करते हैं। उसके बाद व्यास डेफरेंस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसका क्या नाम है, एपिडिडाइमस। उसके बाद जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उन्हें अंदर स्पर्म कहाँ पे, कौन से सेल जो हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है अंदर हमने पढ़ा था जर्म लाइन सेल, जर्म लाइन सेल्स, जर्म सेल्स, या फिर इसे हमने पढ़ा था स्पर्मेटोगोनिया। ये सेल्स होते हैं जो स्पर्म पैदा करने में मदद देते हैं। ये एमसीक्यू आया है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है अंदर कौन से सेल्स हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन में मदद देते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ से जब सेमिनल वेसिकल से आगे पास होता है तो यहाँ पर ये से अब हम बोल रहे हैं एजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है जी, यहाँ से जब ये वास रेफरेंस के बाद ये वाली है एजैकुलेटरी डक्ट। अब ये एजैकुलेटरी डक्ट इसका नाम है। अब इसके ऊपर वाले सिरे पे होता है ब्लैडर, ठीक है, यहां से इसे यूरेटर आगे अटैच होते हैं, यहां से ऊपर किडनी से आते हैं यूरेटर जो यहाँ पर आकर अटैच होते हैं। तो बेटा यूरेटर और ये ब्लैडर होता है, ये यूरिनेशन होते हैं। यहाँ पर बेटा मसल्स होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं ब्लैडर ही ओपनिंग और क्लोजिंग हो। तो जब इंटरकोर्स हो रहा होता है, जब जिनसी तलीधा अमल परफॉर्म किया जा रहा होता है, तो उस दौरान ये वाले जो मसल्स होते हैं ये क्लोज कर देते हैं ब्लैडर हो ताकि यूरिनेशन या यूरिन इस सेमन के अंदर शामिल ना हो। उसके बाद ये वाला जो ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इस ये मिल्की वाइट कलर की सेक्रेशन होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। ये बेटा बेसिक है, बेसिक इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। ये बेटा एसिडिक इन नेचर होती है। एसिडिक क्यों होती है? इसके अंदर सिट्रेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है हाइलोरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज होता है एंजाइम, जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है अंदर ये मौजूद होता है। यहाँ पर अब सीमन भी आ चुका है और स्पर्म भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर सीमन भी आ रहा है और साथ में स्पर्म भी आ रहे हैं। अब यहाँ से एसिडिक नेचर वाले भी आ जाए है सीमन, यानी यहाँ पे सोल्यूशन है एसिडिक नेचर वाला भी आएगा। अब ये सीमन तैयार हो रहा है जो नरिश कर रहा है स्पर्म ही और साथ में प्रोटेक्शन दे रहा है। अब ये पास होगा यहाँ से और इसका नाम है बेटा यूरेथ्रा। इसका नाम है यूरेथ्रा। अब यहाँ पे एट द बेस, एट द जंक्शन ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ इसका दूसरा नाम है कूपर ग्लैंड। इसकी जो सेक्रेशन होती है बेटा ये अल्कलाइन इन नेचर होती है। अब इसकी जो नेचर है वो अल्कलाइन नेचर क्यों है? पीछे से जो सीमन आ रहा है वो एसिडिक इन नेचर है, तो उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। ताकि ये एसिडिक इन नेचर जब फीमेल है विजाइना में स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है तो ये एसिडिक इन नेचर होने की वजह से वहां पर कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो यहीं पे इसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करवा दिया जाता है ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज होने के बाद उसके बाद ये बेटा थिक होती है। इसके अंदर म्यूकस भी शामिल की जाती है, थिक म्यूकस। इसकी वजह से यहाँ पर जो सीमन आता है उसमें स्पर्म भी होते हैं और ये सारे जो सेक्रेशन है सेमिनल वेसिकल, सुपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ही, ये सारी जो होती है यहाँ पे शामिल होती है। अब ये अल्टीमेटली इस डक्ट से एजैकुलेटरी डक्ट से ये यूरेथ्रा में आ जाएगी। यूरेथ्रा आउटसाइड द बॉडी जो होता है हमारे पास, जो मेंस में ऑर्गन होता है आउटसाइड द बॉडी, वो होता है बेटा पीनस। पीनस जो होता है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। अब ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया पीनस है और पीनस है इनसाइड जो ट्यूब आ रही है जिससे अंदर सीमन आ रहा है, उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा और यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। इसमें दो लफ्ज हैं, यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनो का मतलब है इसी यूरेथ्रा के थ्रू आप यूरिनेशन करते हैं, यानी यूरिन जो एक्सक्रीट होता है, जो पेशाब खारिज किया जाता है जिस्म से, वो भी यूरेथ्रा के जरिए से किया जाता है। उसके बाद जो स्पर्म ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होती है ट्यूब, वो भी यूरेथ्रा ही होती है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर यानी पीनस का स्ट्रक्चर हम देखें तो यूरेथ्रा है दोनों साइड पर मसल्स की तय होती है। ये स्फेलिटल मसल होते हैं। स्फेलिटल मसल्स में भी ये स्मूथ मसल होते हैं, स्मूथ मसल्स के पास ये एबिलिटी होती है तो ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करें। तो जब इंसान इंटरकोर्स करता है तो उस दौरान यहाँ पे इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें अंदर ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल जो होती हैं ये इरेक्ट हो जाते हैं और इस अल्टीमेटली जो है वो पीनस इरेक्शन शो करता है इन मसल्स की वजह से। अब मसल से ये पीनस है, इससे जो एंड वाला सिरा होता है उसे हम बोलते हैं कोरोना ऑफ ग्लैंस। जहां से एंड वाला जो ग्लैंस है, ग्लैंस पोर्शन है, जहां से शुरू होता है उसे हम बोलते हैं कोरोना ऑफ ग्लैंस, और ये इसका जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं ग्लैंस। ठीक है। ये आउटर कवरिंग होती है जो ग्लैंस बनाती है, ये भी स्किन ही एक लेयर होती है। अब ये यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस, या फिर आप कह लें ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा।
तो यहां से सीमन जो है वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज करवा दिया जाता है। अब ये बेटा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैन है ये इनएक्टिव होता है बिफोर प्यूबर्टी, जवानी से पहले ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। इसमें इरेक्शन नहीं हो रही होती, अलबत्ता इसमें स्पर्माटिड्स पैदा हो रहे होते हैं, स्पर्म मैच्योर नहीं होते, स्पर्माटिड्स बन रहे होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी, जवानी के बाद ये फिर एक्टिव हो जाता है और अब स्पर्माटिड्स हो मैच्योर स्पर्म्स में कन्वर्ट करवाने के बाद इजैकुलेशन के लिए प्रिपेयर कर लिया जाता है। अब इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म में बेटा सबसे जो आगे पोर्शन होता है, जो फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में एंजाइम होता है हाइलोरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज ये बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसके पास ये स्पेशलिटी होती है, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इसने ओवा से फर्टिलाइज करना है, जब ये इस ओवा से फर्टिलाइज करेगा तो इस ये जो एंजाइम है इसकी सेल मेम्ब्रेन हो रप्चर रहे और ताहे ये न्यूक्लियस में जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इसके न्यूक्लियस के साथ जाए फ्यूज हो डिप्लॉइड बन जाए। तो ये हेड रीजन है, हेड रीजन है अंदर बेटा न्यूक्लियस होता है, हेड रीजन है बैक साइड पे होती है फालर। फालर के अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है बेटा एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनर्जी सेल में पैदा कर रहे होते हैं। तो जब ये स्पर्म मूव करता है उस दौरान उसे जितनी एनर्जी चाहिए वो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा होता है। अब इससे पीछे फ्लैजिलम अटैच होता है, तो फ्लैजिलम बेटा लैश लाइक मूवमेंट करता है, इस तरह मूव करता है, तो ये स्पर्म जो होता है वो फॉरवर्ड मूव होता है। अब जब ये इजैकुलेशन हुई थी तो उसमें स्पर्म भी थे और साथ में फ्लूइड भी था। अब व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस, व्हाइट सफेद स्टिकी चिपकने वाला मादा जो होता है उसे हम सीमन बोलते हैं, उसके अंदर बेटा फ्लूइड भी होता है और स्पर्म भी होते हैं। अब एक अडल्ट हेल्दी पर्सन की बात करें तो वो पर इजैकुलेशन यानी एक टाइम में 2 to 5 ml सीमन जो है वो अपनी बॉडी से रिलीज करता है, जब है 1 ml है अंदर 20 से 150 स्पर्म होते हैं, 20 से 150 मिलियन स्पर्म होते हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे 20 से 150 मिलियन स्पर्म एक पर इजैकुलेशन रिलीज होते हैं। बेटा एक स्पर्म बनने के लिए 64 से 74 डेज का टाइम लगता है, इसके दौरान एक स्पर्म जो होता है वो मैच्योर होता है और पर डे जो है वो 100 से 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। 100 से 300 स्पर्म जो होते हैं वो पर डे जो है वो मैच्योर होते हैं और हर स्पर्म को मैच्योर होने के लिए 64 to 74 डेज चाहिए होते हैं। अब बेटा ये जो जितना भी प्रोसेस है इंसान के अंदर इसे हार्मोन्स के जरिए से कंट्रोल किया जाता है। हार्मोन्स आते हैं, ये बेटा जिस तरह नर्वस सिस्टम होता है इसी तरह हार्मोनल सिस्टम भी होता है। जो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम मैसेज भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, केमिकल की सूरत में हम जो मैसेज भेजते हैं बॉडी में उन्हें हम हार्मोनल नर्वस सिस्टम, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं और वो जो केमिकल होते हैं उन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। अब ब्रेन है पार्ट है हाइपोथैलेमस, यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये ब्लड में ट्रेवल करता हुआ पहुंच जाता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब पहुंचता है तो वहां जाकर ये 2 हार्मोन रिलीज करवाता है, FSH और LH।
FSH जो होता है ये बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिव हार्मोन होता है। ये बेसिकली जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है अंदर यहाँ पर सर्टोली सेल्स होते थे, ये उन्हें स्टिमुलेट करता है। जब सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो अल्टीमेटली ये स्पर्मेटोगोनियम हो स्टिमुलेट करते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है। तो FSH जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो बढ़ा देता है, स्पर्म प्रोडक्शन हो बढ़ा देता है। साथ में जो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये जाके इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, ये बेटा दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है दरमियान में जो स्पेस फ्री होती है, ये सेल्स वहां पे पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। इन इंटरस्टिशियल सेल्स काम होता है हार्मोन प्रोडक्शन, यानी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जितना ज्यादा पैदा होता है अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस हो बढ़ा देता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस हो बढ़ाने के लिए दो फैक्टर है, एक FSH भी स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ा रहा है, टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस हो बढ़ा रहा है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, जितना ज्यादा ये रिलीज होंगे उतनी ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो जाएगी। अब लीडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं और सर्टोली सेल जो है ये स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ा रहे हैं। अब टेस्टोस्टेरोन जो है जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा वो भी सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन हो जाए। लेकिन जब इंसान के अंदर स्पर्म काउंट जो है ये ज्यादा हो जाए, स्पर्म अपनी मेच्योर तादाद में यानी जितनी इंसान हो चाहिए एक स्पेसिफिक तादाद में जमा हो जाए, स्पर्म काउंट पूरा हो जाए, तो यही टेस्टोस्टेरोन जो है ये मैसेज भेज देता है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हो, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हो मैसेज भेज देता है कि मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ाई थी, अब जो स्पर्म काउंट है वो पूरा हो चुका है, लिहाजा अब FSH और LH हो बंद कर दो सेक्रेशन, उसे पैदा करना बंद करो ताकि सर्टोली सेल और स्टिमुलेट ना हो और ना ही नए स्पर्म पैदा हो, मेरे अंदर स्पर्म काउंट जो है वो पूरा हो चुका है। जब सर्टोली सेल के पास स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म काउंट पूरा आ जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन है साथ साथ एक हार्मोन रिलीज करता है इनहिबिन। ये इनहिबिन भी जो होता है ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास जाता है और मैसेज देता है कि भाई स्पर्म काउंट पूरा हो चुका है, अब जो मजीद स्पर्म है अब इसे प्रोडक्शन उससे बंद करो। तो यहाँ पे बेटा ये MCQs आते हैं, पॉजिटिव फीडबैक कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक कौन सा है, कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है। FSH जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, LH जो है ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, ये बेटा MCQ आए हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं। बेटा अगर आपको समझ आई है, आपने नोट्स बनाए हैं, तो ये नोट्स और हमारा ये जो लेक्चर है दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं और MD-SAT NCERT और नीट का जो सिलेबस है उसके अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके पास हो और आपका मेडिकल जो है कॉलेजेस उनमें आपका एडमिशन हो जाए। अल्लाह हाफिज।